32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। शहरी इक़्तिदार में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी बहुत ही खूबसूरत सी सुबह शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेसो आपने ट्यून कर लिया है ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आई एम इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। वैसे जब हम इंट्रो में आते हैं और आपस में जो बातें कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे नाज़रीन ये सोच रहे होंगे हम क्या बातें करते हैं। अगर आप सुन ले तो आप परेशान हो जाए, आप परेशान होने की हमारी क्या बातें होती है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम एक दूसरे को एक पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी जी कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है, लेकिन इट्स ओके, कभी कभी होता ही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा पोल जो कि हम रखते हैं, कल भी आपने बड़ा अच्छा उसमें पार्टिसिपेट भी किया। बहुत सारे लोग अभी तक हमारा व्हाट्सएप नंबर याद नहीं कर पाए या सेव नहीं कर पाए, आपको याद है? 0320141638। ओके, आई होप कि इस करेक्ट, क्योंकि मुझे याद नहीं है। खैर, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पोल आज का हमारा महंगाई को लेकर है, चूंकि महंगाई हर जानिब डिस्कस हो रही है। गवर्नमेंट को ओपोजिशन के एहतजाज से पहले ही महंगाई का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, जो कि सबसे खतरनाक भी है। तो इस हवाले से आपने हमें हमारा जो पोल है आपके सामने फ्लैश हो रहा है कि क्या जो महंगाई का तायुन है, जो जिम्मेदारों का तायुन है, हुकूमत कर पाएगी जो महंगाई की जिम्मेदार है, किस हद तक हुकूमत के लिए डुएबल है। इसी पे आपने हाँ या ना में जवाब देना और बताना है। हाँ, और एग्जैक्टली, और हम शो के एंड पे इस पोल का रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे और सोशल मीडिया पे हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। आज का शो और नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ओह यस, आज का शो एज यूजुअल पावर पैक है, बहुत सारे सेगमेंट्स है, बहुत सारी डिस्कशंस है, लाइव चांस है। सो आज का शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब। भारत दहशतगर्द मुल्क, पाकिस्तान ने रॉ और दहशतगर्दों के गठजोड़ को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। हुकूमती मुश्किलात में मजीद इजाफा, ऑपोजिशन की तहरीक के साथ महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। होशियार खबरदार, हीट वेव कर सकती है आपको शिकार, महकमा मौसमियात का कराची के लिए दूसरा अलर्ट जारी। तवील अरसे बाद पहली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर पहुंच गई। हुंजा में नौजवान स्कॉलर डॉक्टर की खुदकुशी, बात करेंगे खुदकुशी के बढ़ते रुझान और उसको रोकने के इक़दामात पर। फुटबॉल की दुनिया में बड़ा नाम, फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल होने वाली करिश्मा अली होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। मारूफ ड्रामा एनक वाला जिन में बिल बतौड़ी का किरदार अदा करने वाली नुसरत आरा को मद्दाहों से बिछड़े। जी जनाब, और आपने हेडलाइंस जानी, सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्टोरीज हम आपसे अखबार में भी शेयर करते हैं। तो अखबार में आज के अखबार में क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी बताएंगे आज के रोजनामा एक्सप्रेस की। भारत का मुज़ाकरात के लिए राब्ता, पाकिस्तान की 5 शराइत। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मोईद यूसुफ साहब का, जो कि उन्होंने करण थापर को दिया। यही आज की हमारी हेडलाइन है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद, किसी भी गलती का रद्द अमल शदीद होगा, ये कहना है मोईद यूसुफ का। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा, गैर इंसानी नाकाबंदी, पाबंदियां, नए डोमिसाइल कानून और पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी को खत्म करना होगा, ये भी उनका कहना था। भारत समझौता एक्सप्रेस और दीगर जो मामलात पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, पहले उस पर बात करें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी कहा मोईद यूसुफ साहब ने। मोईद यूसुफ साहब हमें ज्वाइन भी करेंगे प्रोग्राम में आज। अच्छा जी, और इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की जाए तो इसमें जो न्यूज़ है वो है पावर यूटिलिटीज एक्सप्लॉइटिंग गवर्नमेंट्स मिस्टेक, सेट सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट्स आस्क्ड व्हाई नॉट ऑल डायरेक्टर्स ऑफ के इलेक्ट्रिक बी पुट बिहाइंड बार्स। To what degree the power problem has been solved in Karachi? You have also increased electricity prices. The Supreme Court has noted that
private power supply companies are taking advantage of the mistakes made by different governments, while the authorities are also not fulfilling their responsibilities in the provision of electricity. This is from Express Tribune. शदीद खदशात का इज़हार चीफ जस्टिस ने किया है इस वक्त जो कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है। अच्छा जी, कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और इज्तिमात पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना के आम इजलास में। महंगाई पर वुज़रा फट पड़े, एक दूसरे पर शदीद तनकीद, जल्द एक्शन होगा देखता हूं माफिया अब क्या करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा, एमकेएम के वजीर अमीनुल हक का पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालबा, सर्दियों में गैस की तलब पर ब्रीफिंग। और ये इतना अहम मामला है जिसके ऊपर अभी पता नहीं गवर्नमेंट इस वक्त फोकस करी है या नहीं कर रही। अगर कर रही तो करना चाहिए, बिकॉज आने वाले वक्त में सर्दियों में जब तलब बढ़ने जा रही है गैस की तो बहुत शदीद बहरान हो सकता है। इस पे सतह पर एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान में कौंसिल के इंतखाबात में 191 में से 169 रिकॉर्ड जो है वो वोट हासिल की हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में वोट मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। एक तो इस पॉलिसी मैटर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिस तरीके से आपने कहा कि दुनिया ने पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। मजीद ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने जिसके बाद हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है आलमी फ्रंट के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान ने दुनिया से जो अपनी पढ़ाई है, पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ दुनिया को पेश किया है, और आपके इल्म में है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं था, हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, हमारा जो बयानिया है हम मौसर तरीके से पेश नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा जो एक मजबूत केस था उसको हम पेश करने में हमें नाकामी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उसमें कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, एक चीज़ ये है कि न सिर्फ वाज़े कामयाबी है 191 में से 169 वोटों का मिलना, आप ज़रा इन वोटों को अगर आप इनका मुलाहिज़ा कीजिए तो दुनिया के हर रीजन में से हमें सपोर्ट मिली है। हम जो दुनिया के मौसर ममालिक हैं उनकी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हुए, हम जो दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीका के हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हैं, चाहे वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी तारीफ की। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं आज उसकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव रोल था, आज उसको सराहा जा रहा है। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए जो दुनिया में किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान ने जो शाह जी ये आपने ये तो बताया कि ये कामयाबी बड़ी है, बिलाशुबा बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए और दीगर जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मसाइल हैं जैसे FATF के मामलात हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान अपने इमेज को लेकर और इस कामयाबी को लेकर बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के बेपनाह चैलेंजेस हैं। उनमें से एक नुमाया चैलेंज जो ये है वो है इंसानी हकूक वहाँ पामाल हो। बड़ी बेदर्दी से लोगों को वहाँ कुचला जा रहा है। वहाँ एक तकरीबन 14 माह से एक मिलिट्री सीज जारी है। आप देख रहे हैं डबल लॉकडाउन का वो शिकार हैं। आप देख रहे हैं बुनियादी हकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे वो महरूम हैं। आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, ब्लॉकेड है। इन हालात में ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक बड़ा मौसर इदारा है जहां उनकी आवाज, उनके हकूक की, इंसानी हकूक की आवाज बुलंद की जा सकती है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी आवाज बुलंद करेगा। ठीक है। एक और अहम नुकता है जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, जिसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा गया था कि भारत जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और उसमें वाज़े तौर पर भारत के इस किरदार को दुनिया के सामने रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कर्फ्यू तक को लिफ्ट कराने के लिए कोई एफर्ट की नहीं गई। जब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में थे उन्होंने उस मौके पर भी पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस मामले को हल कराने के लिए मसालियत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा रोल क्यों नहीं अदा करता? शाह महमूद कुरैशी साहब इस सारे मामले पे मानता भी है, करारदादें भी अक़वाम मुत्तहिदा की ही हैं।
देखिए, इस पे कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादी हैं जिनका भारत पाबंद है। इस पे भी कोई शक नहीं कि सेक्रेटरी जनरल उनको नुमाया पैगाम देते रहे, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए उनकी जो तशवीश है उनका वो जिक्र करते रहे हैं। आपके इल्म में है कि सलामती काउंसिल में एक साल में 3 मरतबा जो है वो जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू हुई है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा भारत इसका असर क्यों नहीं ले रहा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज भारत में, दिल्ली में एक ऐसी सरकार मुसल्लत हो चुकी है जिसका एक एजेंडा है, हिंदुत्व एजेंडा है। वो दुनिया के जो आदाब हैं, जो सफारती आदाब हैं, जो इंसानी हकूक हैं, उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। आपने देखा कि किस तरह ये आपके सामने है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को आपने देखा कि उसको ईंट से ईंट बजाई गई और जो जिम्मेदार थे उनकी फुटेज मौजूद है, सब परियो जिम्मा हो गए। अगर सभी परियो जिम्मा हो गए तो सवाल है कि उस मस्जिद को शहीद किसने किया? जब ऐसी हुकूमत और ऐसी सोच जब मुसल्लत की जाए तो आपने देखा तारीख इस बात की गवाह है कि वो जो दुनिया का मौक़िफ़ होता है उससे लाताल्लुक़ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जो नाज़ी सोच थी वो क्या थी? सब दुनिया एक कह रही थी, एक तरफ थी और उनका जबर और जुल्म जारी था। फिर आखिर आपने देखा कि दुनिया ने उसके सामने फिर आवाज उठाई और उन्हें शिकस्त हुई। मेरा ईमान है शाह साहब, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी के, ठीक है, हमारे इस जी प्लीज बात मुकम्मल नहीं होने देते प्लीज। जी वो जो चेन ऑफ थॉट है ना वो टूट जाता है। मेरा ये ईमान है कि बिल आखिर भारत को शिकस्त होगी। ठीक है, कश्मीरियों का जो अज़्म है उसको तोड़ने वो नाकाम होगा और उन्हें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल शाह साहब। बिल्कुल शाह साहब, इस हमारे प्लेटफॉर्म से, चूंकि हम पाकिस्तान की इसकी बड़ी कामयाबी के हवाले से बात करें, आप भारत को क्या मैसेज देंगे इस एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से? देखिए, भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि उनकी जो पॉलिसी है कश्मीर में वो नाकाम हो चुकी है। जो जबर और तशद्दुद की पॉलिसी है उसके खिलाफ आवाम खड़ी हो गई है। हत्ता कि उनके अपनी जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, उनकी अपनी जो अपोजिशन है, ठीक, वो आज कह रही है कि इस पॉलिसी से हमने कश्मीरियों को खोया है, उनके दिल नहीं जीते। ये पॉलिसी चल नहीं पाएगी। वक्ती तौर पर आप उनको दबा सकेंगे, आप उनकी आवाज को दबा सकेंगे, लेकिन ये पॉलिसी देर पा नहीं है। भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। भारत को जम्मू और मकबूजा कश्मीर का जो खोया हुआ स्टेटस है उसको बहाल करना होगा। वहाँ जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको लिफ्ट करनी होगा। बिल्कुल सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, मौजूद रहे और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि भारत को अल्टीमेटली वो पाबंदियां लिफ्ट करना होंगी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करना होंगी और पाकिस्तान का इस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इंसानी हुकूक की काउंसिल का रुकन मुंतखब होना एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। बिल्कुल, और इस हवाले से हमारे पास एक और खबर भी है, मेरे ख्याल से ब्रेक लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। ये शहर लाहौर है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बागों के शहर लाहौर में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे भारत की दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान ने भारत और दहशतगर्दों के गठजोड़ के नए, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया द वायर के लिए और इस वक्त हमारे साथ मोहित यूसुफ साहब मौजूद भी हैं। उनसे जरा पूछ लेते हैं इस इंटरव्यू को लेकर कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, हमने देखा और बेहतरीन तरीका था पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत के सामने रखने का। भारत अब फ़ायदा क्या उठा सकता है, पाकिस्तान फ़ायदा क्या उठा सकता है उन सबूतों का जो भारत के हवाले से पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिनका जिक्र आपने इंटरव्यू में किया? देखिए जी, बात यह है कि एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, जो कल का मेरा इंटरव्यू था, पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ और मैसेज वाज़ेह है, और वो क्या है कि ये जो
एक तरफा बात है ना दहशतगर्दी पे कि जी भारत पूछता है पाकिस्तान भाग जाता है, ये आज के बाद नहीं होगा। तमाम शवाहिद, तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे, भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा। और आजकल बैनुल अक़वामी दुनिया में माहौल ऐसा है कि भारत बचने वाला नहीं है। कश्मीर पे इतनी पजराई, इतनी उनकी लान तान मलामत हुई है, हमारे मौक़िफ़ की पजराई हुई है, तो ये अब नज़र आ रहा है कि भारत बुखला रहा है। आप दोबारा देख लीजिए कल का इंटरव्यू, करण थापड़ की बात नहीं कर रहा था, सबको मालूम है क्या हो रहा था। और एक जवाब कभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ का वो काउंटर नहीं कर सके। एक मैसेज तो गया है। अमरीकी जरीदे की बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी ने दाइश और भारत के गठजोड़ को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। भारत के इस तमाम तर एक्टिविटीज पर या इस मैक्रू चेहरे की बात करें तो दुनिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, दुनिया के मफादात होते हैं, हम बहुत बात ये करते हैं, दुनिया इसी तरह चलती है। यहाँ इंटरेस्ट उनके हैं, कोई भी भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा कश्मीर पे, ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की बात मान लो, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ भी बात। अच्छा मोईद यूसुफ साहब, ये भी बताइए कि एक तो 1.5 साल हो गया पिछले 5 अगस्त से लेकर अब तक, जब भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है, एक कर्फ्यू लगा रखा है शदीद किस्म का कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ कौंसिल का मेंबर भी मुंतखब हुआ। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है रिगार्डिंग कश्मीर, कितना मजबूत होता देख रहे हैं आप इस वक्त दुनिया के अंदर? आपका इशारा जिस तरफ है ना कि जी कुछ हुआ नहीं तो मजबूत नहीं, ये मजबूती कमजोरी की बात नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया में आप अपना मौक़िफ़ बार बार याद करवाते हैं, याद दहानी कराते हैं, उनको ये बात बावर कराते हैं कि आपका अपना नुकसान है। ये मोरालिटी पे बहुत कम ममालिक चलते हैं बदकिस्मती से। तो नुकसान अब कैसे नजर आ रहा है? आप कहते थे हिंदुस्तान काउंटर वेट है, तो हिंदुस्तान तो खुदकुशी कर रहा है, अंदर से खोखला हो गया, आपको लेने के देने पड़ रहे हैं, आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है उनके साथ सुलह करके। तो जरा सोचिए, हिंदुस्तान के साथ तो कोई हमसाया नहीं खड़ा, बात करने को तैयार नहीं है। तो जरा सोचिए, कश्मीरी आवाम जो है वो इंसान है, वो रिएक्ट करेगी, वो एक खुद मुख्तार और सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, वो रिएक्ट करेगी। जब करेगी तो इम्प्लोजन हो जाएगा, वहाँ पे इम्प्लोजन होगा, इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, उनको बचाइए, नहीं तो भारत खुद इम्प्लोड करेगा, आपका नुकसान है। ये चीज़ें वक्त लेती हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब 1.5 साल में तब्दीली आई है उनका मौक़िफ़ दुनिया के, अभी और आएगी। और ये जो इंटरव्यू कल दिया है इसीलिए दिया है कि बात तो समझ आए, उनका तो ख्याल था वो आएंगे और हम पे हावी हो जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर जवाब था, हर चीज़ की तैयारी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कल से लोग कह रहे हैं मोईद यूसुफ का इंटरव्यू नहीं था, मुझे ना कोई दाद दीजिए, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ था, ये तो कौम को मुबारकबाद। बिल्कुल सही है मोईद यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और इंटरव्यू भी आपका बहुत ज़बरदस्त रहा। और इस वक्त एक रिपोर्ट भी शाया की है रॉयटर्स के रेफरेंस से, पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च है उसने, जिसमें एक कंपैरिजन रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 61,000 फ़ौज पाकिस्तान की मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जबकि यही मिलियंस के अंदर मौजूद है हम अगर भारत की बात करते हैं। सो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यकीनी तौर पर दुनिया के सामने उसका चेहरा सामने आ रहा है। और वक्त वो दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और दुनिया मानेगी पाकिस्तान के मौके को कश्मीर के ऊपर। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे कल रात खास बात। ये हमारा सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसमें हमारे ही एंकर पर्सन हमारे साथ होते हैं जो कि तज्जिया देते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर और अहम मौजू को लेकर। इस वक्त मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कल उनका प्रोग्राम टू द पॉइंट था, उसमें क्या खास बात हुई। मंसूर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। क्या बात हुई कल खास आपके शो में? कल रात हमने अपने प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की गुजरांवाला के अंदर, चूंकि अब ऑपोजिशन के इस जलसे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहां से ये खबरें आ रही हैं कि ऑपोजिशन को हर किस्म की तैयारी से रोका जा रहा है। वहां पे कंटेनर्स जो हैं वो सीज किए जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, लोगों को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन के रास्ते में रुकावटें जो हैं वो डाली जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर इस्लामाबाद से आने वाली खबरों की बात करें तो वहां से वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूं और ऑपोजिशन की को खुली छूट है, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। और इसके साथ साथ हमने महंगाई के हवाले से बात की कि महंगाई एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो लोगों को
ऑपोजिशन की तरफ माइल करने के लिए एक बड़ी कारामद चीज साबित हो सकती है। ऑपोजिशन मजबूर कर सकती है लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने में, और वजह है महंगाई। अब महंगाई को काबू करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? टाइगर फोर्स की तैयारी की जा रही है, टीजी टाइगर फोर्स संभाल लेगी। क्या ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे काम होता है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां पे इस तरह की फोर्सेस जो है वो इन्फ्लेशन को या टाइगर या महंगाई को कंट्रोल कर सके? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कल रात हमने अपने प्रोग्राम में बात की। महंगाई की बात करें तो कल काबीना इजलास में वफाकी वुज़रा ने भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि वजीर आज़म कहते हैं कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। इन वुज़रा का आपस में इत्तेफाक होना कितना जरूरी है? देखिए, मेरे ख्याल में बात इसलिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महंगाई की वजह से हुकूमत को पता है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा जमे गफीर जो है इन जलसों के अंदर ला सकती है, और इसी वजह से अब काबीना के अंदर भी ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मुराद सईद के हवाले से खबर आई कि उन्होंने काबीना के 2 अरकान के ऊपर इल्जामात लगाए कि आपकी वजह से बिजली महंगी हुई है, आपकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही होता है जब हालात खराब होना शुरू होते हैं तो टीम चाहे कितनी ही आपस में इत्तेहाद वाली क्यों ना हो, कप्तान उसका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, टीम में फूट पड़ जाती है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। हुकूमती टीम के अंदर भी अब कुछ ऐसा ही दिख रहा है, और जिस तरह अगर आगे चलते चलते हुकूमत के लिए दिन मुश्किलात हर दिन मुश्किलात बढ़ती गई और हालात खराब होना शुरू हो गए, तो फिर यही होगा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हमारे प्रोग्राम में परसों आए थे और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी कि जी पहले करप्शन कम थी लेकिन कम थी, आज करप्शन ज्यादा हो चुकी है। महंगाई पहले कम थी नून लीग के दौर में, आज वो महंगाई और भी ज्यादा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस बात का पूरी तरह आइडिया है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए हालात काफी मुश्किल था। बिल्कुल सही मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और तजिया देने का भी बहुत शुक्रिया। लगता तो ऐसे था कि जो वक्त गुजरेगा हुकूमत के लिए आसानी होती चली जाएगी, क्योंकि इमरान खान पहले साल फिर दूसरे साल, लेकिन ये तो मुश्किल बढ़ती चली जा रही है और अब तो इंटरनली प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज मंसूर सेट इस पे बात करते रहेंगे। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। बिल्कुल अच्छी खबरें हमने आपको वैसे सुबह भी अच्छी खबर से आगाज किया था, लेकिन अभी हम बात करेंगे ब्रिटिश एयरवेज की जो बराह रास्त परवाजें हैं उनका आगाज हो चुका है। पहली बराह रास्त परवाज 216 मुसाफिरों को लेकर लंदन से लाहौर पहुंची है, जहां सिविल एविएशन के अफसरान ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और अमले को खुशामदीद कहा। इस मौके पर जो लाहौर एयरपोर्ट को बिल्कुल बैनर्स और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया, भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है इसके हुकाम के मुताबिक जो ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें हैं वो हफ्ते में 4 रोज़ पीर, मंगल, जुमेरात और हफ्ते को दस्तयाब होंगी, और ये हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 5 से उड़ान भरेंगी और लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगी। और ये 2008 में ब्रिटिश एयरवेज की जो परवाजें हैं वो मेरिट होटल में बम धमाके के बाद इस्लामाबाद से इनका जो कह ले रास्ता बंद कर दिया गया था, इनको वहाँ से उड़ान भरने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब दोबारा से 11 साल बाद ये बहाल हो गई। बिल्कुल, बाद में ऑपरेशन पहले शुरू किया गया था, जुल्फी बुखारी साहब ने इसकी नवीद दी थी और अब लाहौर से परवाजें शुरू हो गई हैं। लाहौर के जो लोग हैं डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अल्लाह करे मजीद भी ऐसी अच्छी खबरें आती चली जाएं। हमने जाते जाते ब्रेक लेनी है। पोल हमारा चल रहा है जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत महंगाई के हवाले से जिम्मेदारों का तयन कर पाएगी या नहीं। व्हाट्सएप नंबर और गर्म रहेगा, ताहम कराची रवा हफ्ते शुमाल की तरफ से आने वाली खुश्क हवाओं की जद में रहेगा। तस्वीरें तो बहुत अच्छी है कराची की, हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन मौसम कुछ खास अच्छा नहीं है। एक बार फिर एक हीट वेव मुंतज़िर है। मौसम की शिद्दत एक बार फिर शहर कायद के बासियों की आजमाइश का सबब बन चुकी है और कराची में जारी इस हीट वेव के हवाले से हम अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने दूसरा अलर्ट जारी किया है और कहा है कि गर्मी की हालिया लहर मजीद 4 से 5 रोज तक बरकरार रह सकती है, जिसके दौरान ज्यादा से ज्यादा पारा 42 डिग्री, आई रिपीट 42 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई की गई है, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी की एग्जैक्टली। और कराची में इस जारी हीट वेव की बात की जाए तो उसमें तमाम हॉस्पिटल और रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया गया है और गर्मी की लहर की वजह से मुतल्लिका अफसरान और अमले को भी 24 घंटे ड्यूटी पर रहने की हिदायत की गई है। और शहर भर के अस्पतालों की बात की जाए तो हीट वेव मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है सेहत के हवाले से, और जिसमें शहरियों को सुबह 11 से 4 बजे तक बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की तलकीन की गई है। उसके अलावा शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, पानी और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल भी उन्हें कहा। मेडिकली हीट वेव का प्रोटोकॉल ये है कि आप जितना कम हो सके सन का वो लें और उसके साथ साथ अपने अंदर पानी की जो मिकदार है उसको पूरा रखें। सो बेहतर है कि अपने हाथ में एक बोतल कैरी कर लें, उसमें पानी डाल के रखें, साफ पानी पिएं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, अगर लीमू डाल सकते हैं उसमें तो वो
ज़्यादा बेहतर है। सो गुड लक कराची। वैसे कराची वाले बहुत तगड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें गुजारते रहते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि सुकून से गुजर जाए। बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखिए, और जो नौजवान है वो रोड पे चलते हुए आसपास लोगों का ख्याल रखे कि कोई किसी मुश्किल का अगर शिकार हो तो उसको हेल्प आउट जरूर करे, उसको पानी पिला दे। पानी पूछने हमने देखा था लास्ट टाइम सिग्नल्स के ऊपर, चूंकि बहुत हैवी सिग्नल जैम होता है, तो एक साहब को हमने देखा वो पानी फेंक रहे थे लोगों के ऊपर उनकी गर्मी कम करने के लिए। तो ऐसे जज्बे होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान, हम एक्सप्रेसो में कोशिश करते हैं कि जो हमें डिजिटल पर कुछ ऐसी चीजें पता हो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते जाए। होम इमरजेंसी गाइड भी है। बेसिकली क्या है, एहतियाती तदाबीर के हवाले से डिजिटल मीडिया की भी बात की जाए तो इमरजेंसी गाइड के नाम से एक बहुत मुफीद जो किताब है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। एक एप्लीकेशन भी है, आप उसको किताब को, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है, कोई और सिचुएशन है, आपको सेहत के हवाले से कोई मसला है, तो आप उस गाइड के जरिए, उस बुक के जरिए एग्जैक्टली फर्स्ट एड को लेकर तकरीबन 50 से 55 जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वो इस होम गाइड के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये किताब जो है बेसिकली अच्छी खासी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नॉर्मली जब हम घरों में रहते हैं, आपको खुदा न खास्ता किसी की तबीयत खराब हो गई, हीट वेव की वजह से कोई फेंट हो गया, कोई मामला हुआ, तो हम पैनिक कर जाते। तो आपने पैनिक नहीं करना, आप ये बुक या ये जो ऐप है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें ताकि आपको गाइडेंस ऑन एंड ऑफ मिलती रहे। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप उस गाइड के जरिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम अपने डिजिटल पे भी इसका लिंक कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्रेसो का। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमें बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारी नुकसानात सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि हमें बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती। बच्चे को करंट लग गया तो क्या करना है, इसी तरह किसी को अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उस पर इमीडिएटली आपने क्या करना है। बच्चों को भी फर्स्ट एड के हवाले से गाइड करने की जरूरत है। घरों में बच्चों को खुदा न खास्ता या स्कूल्स में अक्सर कोई हादसा आ जाए तो फर्स्ट एड की प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को भी दें, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जनाब क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम साहब की। उन्होंने एक वीडियो बनाई, इससे पहले आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने एक गंदा सी व्यू दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ये वो गंद है जो समंदर में फेंकते हैं और समंदर उसको रिसाइकिल करके बाहर फेंकता है। उस वीडियो के आने के बाद इंतजामिया भी हरकत में आई थी, हमने भी इस पर बात की थी एक्सप्रेसो के अंदर, और आप लोगों ने भी थोड़ा ताबुन किया। जो लोग देख रहे हैं, सी व्यू थोड़ा क्लीन हो गया। अब एक और वीडियो वसीम अकरम ने बनाई जिसमें उन्होंने एक तो शुक्रिया अदा किया मकामी इंतजामिया का, उसके साथ साथ वंस अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो तो हम ये बात ना करें, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उस वीडियो में उन्होंने बहुत जो के लिए पंजाबी का तड़का भी लगाया और बहुत लाइटर मोड में वीडियो बनाई। उस वीडियो के हवाले से हम कुछ उन्होंने क्या कहा वो भी बता चुके हम। अगर है तो सुनवा दीजिए, नहीं तो ब्रेक भी लेनी है हमने जी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑन सोशल मीडिया। जो पिछले हफ्ते हमने वीडियो बनाई थी उससे ऑब्वियसली आप लोगों ने हर जगह शेयर किया तो काम हो गया, बीच इज क्लीन नाउ। बट पीछे जो सरफराज खड़ा है उसकी टीम, वो पिछले 1 साल से मैं आ रहा हूँ, रोज़ सुबह 6 बजे यहाँ पे होते हैं CVC के ऊपर, और उनकी मशीनरी ऑब्वियसली ऑल दो लहदा गल सानू हजे 36 चाहिए ने, बट अगेन थैंक यू। आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट की, और वो है सफर है शर्त। सफर है शर्त। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम फॉर्मली आपको वीडियोस दिखाते हैं जिसमें एक्सप्लोर करते हैं मुख्तलिफ जगह, टूरिज्म के हवाले से आपको नॉर्थ खास तौर पे दिखाते हैं। लेकिन आज हमने बात तो नॉर्थ की करनी है, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अहम मसला है। मैं कई अरसे से चाह रहा था कि इस पर बात की जाए। आज हमने उस मसले को उठा लिया, और वो मसला है खुदकुशी के बढ़ते रुझान का। इन्हीं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर खास तौर पर हम अगर गिलगित वगैरह की बात करें, हुंजा की बात करें, तो एक ट्रेंड है खुदकुशी करने का, जहाँ पे यंगस्टर्स और बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। ये इतना अहम मसला है, हमने सोचा इस पे बात करें, और इसी हवाले से आज का सफर शहर भी होगा। वकार मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो जरा मैं पहले पूछ लेता हूँ व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, जो आज हम दिखाने जा रहे हैं इन पर्टिकुलर। और डॉक्टर परवेज साहब का एक वाकया हुआ, उन्होंने खुदकुशी की, उसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें ये क्या है और क्यों है। सफर शहर की ये जो एपिसोड है, ये बेसिकली उनकी खुदकुशी का जो वहाँ पे रुझान है, हुंजा और गिज़र, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशी का जो रेट है वो वहाँ पाया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी वहीं पे है। अमेजिंग, वी डोंट नो कि क्या इसका कोरिलेशन है। लेकिन बात ये है कि ये जो सफर शर्त है, ट्रैवल का आपको पता है, ट्रैवल जब आप करते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, और इन तमाम चीज़ें जो आपका एक्सपीरियंस कैसा बनती है। तो सफर शर्त की ये जो किस्त है, ये बुनियादी तौर पर तो खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान और किन इकदाम की जरूरत है उस पर है। जहाँ तक डॉक्टर परवेज की बात है, ये पशु के थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, PhD डॉक्टर, अमेरिका से। ये भी जो कोविड हुआ तो ये वापस आए थे और 3-4 महीने पहले यहाँ पे रहे, तस्वीरें दिखा और 10 दिन के बाद इन्होंने वापस अमेरिका जाना था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का, या वो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता थे।
जहाँ तक हमने इस वीडियो में बताया और मुख्तलिफ जगहों पे कि स्किज़ोफ्रेनिया उसकी अलामात जो हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं उन इलाकों में, और इस पे बहुत बड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है बहुत सारे इदारों को मिलके कि आप इमेजिन कीजिए कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने 5 साल PhD इतनी अहम डिग्री अमेरिका से ली, आप ज़रा मॉनिटरी टर्म्स में ही देख लें, इंसानी तो है, मॉनिटरी टर्म्स में देखें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और अगर उसके पीछे रीजंस कोई बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट करें। क्या वकार साहब, क्योंकि हम बात करते हैं अभी आपने जो इस जो आप सफर शर्त जो हम देखेंगे वो भी इसके हवाले से, तो क्या रीजन है कि वहाँ पर इस हवाले से कोई रिसर्च कोई स्टडी नहीं की गई या कोई रिसर्च की गई है लेकिन साइकोलॉजिकल तो कुछ की गई है। मतलब मैं खुद एक स्टडी कर रहा हूँ जो कि इस वक्त इन प्रोसेस है, और वो स्टडी जो है वो एकेडमिक स्ट्रेस और इनके दरमियान में कोरिलेशन ढूंढना है। तो मेरा ख्याल है कि हम देख लेते हैं वो जो सफर शर्त है। बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो दिखाई सफर शर्त। पूरी दुनिया में 10 लाख अफराद हर साल खुदकुशी करते हैं। पाकिस्तान में ये तादाद बदकिस्मती से 15,000 अफराद के लगभग है, जबकि पाकिस्तान में वो अफराद जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं उनकी तादाद 50,000 है। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और गिज़र 2 ऐसे अजला हैं जो अपनी शरह तालीम के हवाले से शोहरत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक शोहरत और भी है, और वो है खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान। आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं ऐसे अफराद का जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन बच गए, या फिर ऐसे अफराद जिन्होंने लोगों को खुदकुशी करने से बचाया। जब मैंने छलांग मारा तो दरिया में मुझे पता चला कि मैं जो है दरिया में हूँ। तकरीबन कोई 2 किलोमीटर तक दरिया में मुझे लेके गया। ये घर में पता नहीं चला, उन्होंने कहा शायद वॉशरूम में है, कहीं और भाइयों के घर में गए। बीच बीच में मेरे जहन में ख्याल आता रहा। ख्याल इस तरह आ गया कि बड़ा सा झील बन रहा है, तो उसमें कश्तियाँ चल रहे हैं। जब मैंने दरिया की तरफ देखा तो एक बंदा दरिया पे आ रहा है, ब्लैक बाल वाला। दोनों तरफ दरिया है, मैं बीच में निकल गया। बीच में जब निकला तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने खुदकशी करना है। मेरा जहन जो ना उस पे आ गया, तो मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, मैंने बस जाना है। तो फिर जब मैं दौड़ा दरिया की तरफ, तो जब दरिया के पास पहुंचा तो मेरा जहन फिर दोबारा काम करना स्टार्ट कि नहीं, मैंने इस तरह नहीं करना है, तो मैंने अपने आप को बचाना है। वो मुख्तलिफ असरात हो गए थे मेरे जहन में। वो शुरू में यह है कि मेरे आंखों के सामने तस्वीरें आता था मुख्तलिफ किस्म के, तो तस्वीर आता था और सुनाई देता था मुझे। मतलब ये होता था कि मैं देखता था कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे कान में आवाज़ आता था इस टाइप के। जब मैंने दवाई छोड़ दिया तो मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आने स्टार्ट हो गए थे। फिर जब मैं दोबारा फिर गया तो उन्होंने कहा नहीं, दवाई खाना लाजमी है। ज़्यादातर जो मैंने अपना फैमिली में देखा है कि उनको ये कि उनको पता नहीं कुछ नज़र आ रहा होते जो कि दूसरे नॉर्मल बंदे को वो नज़र नहीं आएंगे, तो वो ये कर रहे होते कि यार मुझे ये नज़र आया या वो नज़र आया। जब आप खुद देखोगे कुछ भी नहीं है, साउंड भी उनके कान में कुछ साउंड भी आते कि यार ये आवाज़ मुझे दे रहे, मुझे वो बाकायदा पुकार रहे कि यार इधर आ जाओ, पता नहीं क्या क्या सीन। सवाल पैदा होता है कि हुंजा जहाँ पे गुर्बत की शरह बनिस्बतन बाकी मुल्क के कम जबकि शरह तालीम कहीं ज़्यादा है, तो फिर ऐसे कौन से अवामिल हैं जो यहाँ पे नौजवानों को खुदकुशी की जानिब धकेल रहे हैं? क्या आज की हुंजा और माजी के हुंजा में कोई फ़र्क है? मुझे ऐसा लगता है कि क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी, जो एक ज़माने में हमारे यहाँ कामयाबी के बावजूद कि हर चीज़ कामयाब थी, लेकिन उसके बावजूद ये बात बचपन से हमें पढ़ाई जाती थी कि बेटा हालात में हमेशा आपके फेवर में नहीं रहेंगे। जो हमारे एल्डर्स थे, आप देख रहे हैं कि उनमें रिस्पेक्ट था, ठीक है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे और वो सारा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, वो आजकल तो ख़त्म हो गया है। और ख़त्म होना मतलब वो हो जाएगा, अब अगेन वो चेंज की बात है, उसको हम रोक नहीं सकते। हुंजा का एक आईना है कि हुंजा एक अच्छी जगह है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, मसला ही नहीं है। इस सवाल ने हमें और भी मसले में फंसा दिया है, क्योंकि मीडिया ने जहाँ तक जो है इसको पैराडाइज और इसको जो है इस तरह बड़ा चढ़ा के जो पेश किया है और लोग
उसको और अपने अंदर देख के वो कहते यार ये क्या हो रहा है। पैराडाइज और ये जो ना सारी चीज़ें जो तारीफ़ें या जो भी वो होता है वो मीडिया के अंदर होता है, लेकिन अंदर के जो हालात है इकोनॉमिकली या सोशली या इस तरह जो है ना एजुकेशनली, ये बिल्कुल कंट्रास्ट करता है, यानी समझो कि ऑपोजिट है। हम कोशिश करते कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना आए, तो इसी चीज़ की वजह से आज तक हम इस सुसाइड रेट को कम नहीं कर सके। गेज़र में ये तादाद ख़वातीन में ज़्यादा है, जबकि हुंजा में ये तादाद मर्दों में और बिलखुसूस जो मिडिल एज के मर्द हैं उनमें ज़्यादा है। ये हैरान कुन रुझान क्यों है कि गज़र के अंदर जो है यंग लोग कर रहे हैं और इसमें फ्लुएंसी लड़कियों की ज़्यादा थी कि लड़कियां ज़्यादा सुसाइड कर रही थी। लेकिन हुंजा का हमने एक डायनेमिक स्टडी जब कंडक्ट किया तो हमें पता चल रहा था कि यहाँ मिडिल एजेस के एडल्ट सुसाइड्स के ज़्यादा केसेस थे, और फिर उसमें भी ये लग रहा था कि मर्दों में सुसाइड ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था। अगेन कंपटीशन एंड क्योंकि जेंडर रोल्स में क्योंकि मैं जेंडर से ज़्यादा रिलेट करके समझती हूँ कि हाउ द मैन इन द सोसाइटी आर प्रेशराइज्ड कि उन्होंने मर्द बनना है, उनकी गैरतमंद बनना है, दे हैव टू बी द ब्रेड विनर्स, और उनको लगता है उनके स्टेक पे कोई लड़की उस लेवल पे आई है, या उनकी कंपटीशन जब ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर से हो जाती है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वही है ना जो एम्पावर्ड हैं, हम उनको एम्पावरमेंट की सही डेफिनेशन पता है। जो लोअर मासेस पे लोग हैं उनके लिए वो गलत एज ए रिस्क ऑफ लाइफ हो जाती है। अब भी देखें कि पूरा जितना भी इंस्टीट्यूशन फोकस काम भी है वो शायद वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा है, लेकिन ऑन द सेम साइड रूरल मेन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर कोई बात नहीं करता, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस हैं। घर पे जॉब नहीं मिल रही थी सही से, बच्चे ज़्यादा थे तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो उसने सीधा खुदकुशी कर लिया। इस तरह के केसेस तो हमारे स्क्रीन पे आए हैं सामने। नुमाया फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो इसमें साइकेट्रिक इलनेस का है कि वहाँ पे जो एक केस इसमें प्रेजेंट किया गया है, इनिशियली जो वो जिस अंदाज से वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपने केस स्टडी को, अपने केस को, जो जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है, उसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया की पॉसिबिलिटी है वो नज़र आती है। बाद में वो ये भी कहते हैं कि वो ड्रग ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, तो वो द पॉसिबिलिटी ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस जो है ना वो डोमिनेंट है। आज आप नहीं देखेंगे कि 70 साल के किसी उम्र रसीदा आदमी ने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, या ये कि किसी खातून ने। ये जो डाइवर्शन है टोटल जो है ना वो यूथ की तरफ है। जनरेशन गैप जो है उसमें आप तब्दीली को या चेंज को नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे जब आप उन चीज़ों को उन पे अपोज करते हैं कि वो एक आज डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं और आप पहले की बातें करके वो उन पे अपोज करते हैं, तो शायद वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उसमें अपने आप को डालें। हमने हमेशा से क्या किया है कि हमने बच्चों को ट्रेन किया है कि वो किस तरह अपने आप को मॉडर्नाइज करें, किस तरह करें, लेकिन कभी किसी इंस्टीट्यूशंस ने पेरेंट्स को इस तरह के मासेस को मोबिलाइज करने की कोई कोशिश नहीं की जो बिल्कुल मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी हादसे में। पामीर टाइम्स के मुताबिक 1996 से 2016 तक सिर्फ गेज़र में 300 खवातीन ने खुदकुशी की। सोस टाइम्स के मुताबिक 2013 से 2015 के दरमियान यानी सिर्फ 2 साल के अरसा में अपर हुंजा गुजाल में 13 नवंबर लड़कियों और लड़कों ने खुदकुशी की। एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक तो बहुत बाद की चीज़ें आ जाती हैं। द फाउंडेशनल थिंग इज़ द बेसिक हाउस होल्ड मैटर्स, जो कि आपके बहुत हद तक हमारे कल्चर डिटर्मिन करती हैं। उसमें वो जेंडर रोल्स भी आ सकते हैं, फिर वो फाइनेंस एंड एजुकेशन इज़ द नेक्स्ट लेवल, बट जो बिल्कुल ऑन द ग्रास रूट लेवल जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, दैट आर द मेजर कंसिडरेशन। बच्चे से तवक्कुह थी कि वो ए ग्रेड हासिल करेगा, बच्चा जो है ना बी ग्रेड में आया तो पेरेंट्स ने जो ज़्यादा क्वालिटी सीकर्स हैं उन्होंने झटकियाँ दी और बच्चे ने खुदकुशी कर ली। हुंजा में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान के पीछे एक फैक्टर बहुत नुमाया है और वो है तालीमी मैदान में मुकाबला। कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन जो है उस सोसाइटी में, उसमें एक तरफ तो कोऑपरेशन का एक लेसन जो है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो लोगों को बताते हैं, लेकिन साथ साथ वो कंपटीशन को भी आगे बच्चों को कंपटीशन में भी डाला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स और हमारी जो सोशलाइजेशन बचपन से हुआ ना, हम दूसरे फैमिली के साथ या दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ खुद को बहुत रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर में जब भी मुझे एग्जांपल देते वो
क्लास में कोई टॉपर है तो उसके एग्जाम्पल दिया करते थे कि यार उसके बच्चे अगर 90% से एग्ज़ाम पास कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। वालिदैन जो है और भी उसको दबाते हैं कि तुम क्या पागल बने हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें गर्क होना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें। अब आप अंदाज़ा करें कि इस हालत में वो कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। जब सेकंड ईयर कर रहे हो तो अच्छे नंबरों से करो, नहीं कर पाओगे, सीट नहीं मिलेगा तो हमारी जनरली फैमिलीज इतने कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राइवेट पैसों से अफोर्ड करें। तो वो बिल्कुल एक ग्लैम्स आता है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस में भी जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ तो हमें रिडिक्यूल किया जाता है अगर हम थोड़ा भी परफॉर्म सही ना करें। कुछ यहाँ पे आप कहते हैं कि सुसाइडल केसेस है, बट ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि देयर आर सम, आप कह सकते हैं कि वो सुसाइडल केसेस नहीं होते हैं, ऑनर किलिंग्स भी होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बाद में यही प्रिटेंड करते हैं कि उसने सुसाइड की। और स्पेशली ख़वातीन के मामले में जब लड़का सुसाइड करता है तो इट्स ओके, सुसाइड है, लेकिन लड़की जब करती है तो ठीक है सुसाइड भी करेगी वो, लेकिन वहाँ पे ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि वो सुसाइड नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल वो ना तो चेक हुए कि ये सुसाइड है या मर्डर है या कोई दूसरा तीसरा इशू है, कोई आके कत्ल करता है। तो इसमें यह है कि हमने कोशिश ये की है कि गवर्नमेंट अपना रेट कायम करे, जो भी सुसाइड हो वो प्रॉपर एक पोस्टमार्टम के तहत प्रूव हो कि ये सुसाइड है। जैसे कि मैं कह रही थी कि जो फीमेल की अमंग ज़्यादा है तो कुछ तो डोमेस्टिक वायलेंस के साइकिल को ब्रेक करने के लिए सुसाइड अटैम्प्ट कर रही हैं। इनमें हम लोगों ने प्रेग्नेंट खातून के सुसाइड के केस में देखा, और फिर कुछ लड़कियां भी थी जो घर के घरेलू प्रेशर्स को फेस नहीं कर पा रही हैं तो वो कर रहे हैं। और अब तो इतने ज़्यादा इसकी इन्फ्लुएंसी बढ़ गई है कि हमने अपनी फैमिलीज़ में नहीं तो अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में नहीं तो अपने मोहल्ले में ये हादसा देखा है। तो और हमेशा से उसको रिलेट किया जाता है जो इंटीमेट वजह जो है उसकी वो क्या थी, उस फलाना के साथ झगड़ा, फलाना के साथ। लेकिन कभी भी मुझे लगता है कभी भी वो एक इवेंट उसका रीज़न नहीं हो सकता, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़हनी अमराज का सिलसिला गिलगित से बल्तिस्तान तक फैला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आपको हुकूमती सतह पर कहीं कोई इकदामात नजर नहीं आते। जरूरत इस अमर की है कि बेसिक हेल्थ यूनिट पर माहिर नफ्सियात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए, अद्वियात दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए, और कहीं कोई ऐसा इदारा जरूर बनाया जाए जहां पे खुदकुशी की जानिब बढ़ता हुआ नौजवान लड़का या लड़की, उसके लिए कोई एस्केप हो, वो कोई फ़ोन नंबर हो, कोई ऐसा इदारा हो जिससे वो रहनुमाई तलब कर सके। और यूरोप में और अमेरिका में हमने देखा, और मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में हमने देखा कि वो जो फ़ोन नंबर्स होते हैं जहाँ पे ख़ुदकुशी करने वाले वहाँ टेलीफोन कर लेते हैं, तो वो बहुत सारे अफराद जो हैं वो खुदकुशी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ खेल के मैदान के हवाले से। खेल के मैदानों से पाकिस्तान के लिए आने वाली खुशखबरियों ने बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी खूब जगह बनाई है। और हम अगर बैनुल-अक़वामी मीडिया की बात करते हैं तो जहां इनफरादी टैलेंट को सराहा गया है, वहीं ये टैलेंट दुनिया भर में मुल्क की पहचान और पजीराई का बायस भी बन रहा है। चित्राल विमेन स्पोर्ट्स क्लब की बानी करिश्मा अली की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं जिन्होंने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फोर्ब्स में उन्होंने मैगजीन तक का सफर कैसे तय किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुटबॉल खेलती हैं, फुटबॉल सिखाती हैं, और ये कहती हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया है वो आप आगे सोसाइटी तक डिलीवर करें। इस वक्त करिश्मा अली हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच करिश्मा, आपने हमें ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग करिश्मा। सबसे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं जिन्होंने फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अपनी जगह बनाई है एशियाई लिस्ट में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैसा लगा जब आपको पता लगा कि आपका नाम दुनिया के सबसे जो कह लें मायनाज मैगजीन में शामिल किया गया? जी अच्छा, मुझे इस चीज़ का तो कंफर्म नहीं है कि आई एम द ओनली पर्सन जो कि फोर्ब्स लिस्ट में आई है, द ओनली पाकिस्तानी एथलीट। हो सकते पहले भी किसी का नाम आया हो, लेकिन लास्ट ईयर जो है 2019 में मेरा नाम आया था स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में। तो ऑफ कोर्स इट्स सच ए प्राउड मोमेंट, ना सिर्फ मेरे या मेरे घर वालों के लिए नहीं, लेकिन पूरे जो है हमारे एरिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए इट्स ए प्राउड मोमेंट। तो मेरा हमेशा से
यही ऑब्जेक्टिव था that I make my country proud, I make people proud. करिश्मा, आप जो चित्राल विमेन स्पोर्ट्स क्लब है उसकी बानी भी हैं और चित्राल में खवातीन को खेलों की तरफ माइल करने में एक अहम रोल है आपका। सो हम अगर एक्सप्रेसो नाजरीन के रेफरेंस से आपसे पूछें कि इस साल और अगले साल के बीच में जो एक तवाज़ुन है लोगों को माइल करने में, खासतौर पर खवातीन को स्पोर्ट्स की जानिब, उस हवाले से क्या बताएंगे आप हमें? जी, असल में जब मैं 2016 में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था उसमें जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे ये पता चला कि आई एम द ओनली गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इस लेवल पे। तो बचपन से हमें इट्स समथिंग इन माय फैमिली, हमारे ये है कि वी विश टू गिव बैक टू द कम्युनिटी वेयर वी कम फ्रॉम। तो जहाँ से आप आते हैं, जिस कम्युनिटी में अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप जो है नॉर्मल जो लोग हैं उनसे ज़्यादा डेवलप कर जाती हैं, तो इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बैक एंड गिव बैक। तो ऑफ कोर्स मेरे जो एक्सपर्टीज थे वो स्पोर्ट्स में थे, तो आई थॉट दिस वाज द परफेक्ट चांस कि मैं चली जाऊँ वापस और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको यही अपॉर्चुनिटीज़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है उनमें यही पोटेंशियल है जो मुझ में है आज, और कुछ बच्चियाँ हैं जो उससे भी आगे जा सकती हैं। एंड आई थिंक आई विल ट्रूली बी सक्सेसफुल जब वहाँ से जो है जो लड़कियाँ हैं, जो एथलीट्स हैं, वो निकल के फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले। कोर्स पहले जो है बहुत मुश्किल था ये सब करना, बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज कुछ लोग थे जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जितनी भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको फुली सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां आगे चलें। तो यस, वी आर द फर्स्ट स्पोर्ट्स क्लब फॉर वुमेन इन चित्राल एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 151 बच्चे हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलती हैं। रियली अप्रिशिएट। और जो लड़कियां अगर हम बात करें आपको देख रही हैं स्पोर्ट्स के मैदान में, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप जो है ना, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारे जो माइंडसेट पे ये है कि एक दिन में या 2 दिन में मैं कुछ करूँगी और तीसरे दिन में कुछ बन जाऊँगी, इस तरह नहीं है। इट्स ए स्लो प्रोसेस, लेकिन आप कमिटेड रहें, जो भी आप कर रहे हैं उससे कमिटेड रहें। सेकेंडली, आप ये अपने जहन से निकाल दें कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एंड स्पेशली जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चियों को उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर वो जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बट स्पोर्ट्स इज ए हेल्दी एक्टिविटी। इनको मतलब ये हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को अभी भी जो है सही तरीके से स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है, तो हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में भी सही तरह से पता नहीं है। तो आई जस्ट से कि जो भी लड़कियां स्पोर्ट्स में जाना चाह रही हैं आप चली जाएं, एंड जस्ट कीप योर गोल इनटू योर माइंड कि आपने किधर जाना है, और जस्ट वर्क हार्ड, यू विल बी देयर वन डे। बिकॉज मैं जब छोटी थी और मैं चित्राल में थी, कभी भी मेरा ये आई वुड नेवर इमेजिन कि मैं इतना जो है आगे जा सकती थी। तो आई एम हियर टुडे, अगर मैं आ सकती हूँ तो आप लोग जाहिर से बात अब आ सकते हैं। मेहनत करें और just stay true to your dream. As you said that keep working hard and you'll be there one day. अब आप जहाँ पे हैं ये बहुत ही कमाल की जगह है, कमाल का मकाम है, लेकिन मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं आपके, इस हवाले से भी हमें बताइए कुछ। मैंने अपने लिए तो मेरे जो है ट्रेनिंग अभी जारी है, मैं 1-on-1 के साथ जो है ट्रेनिंग करती हूँ इस्लामाबाद में। और बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब है उसके लिए जाहिर से बात है, हमारे जो मेरा असल गोल है, मकसद है, वो ये है कि वहाँ से लड़कियाँ आएँ प्रोफेशनली जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलें। वहाँ पे क्रिकेट भी खेलती हैं और फुटबॉल भी खेलती हैं। तो आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर मैं जो है आई बिल्ड अ सक्सेस स्टोरी, जो चित्राल से कोई और बच्ची आके यहाँ पे खेले या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले, और आई एम बिहाइंड इट, दैट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ठीक हो गया। करिश्मा, वैसे आप जैसी लड़कियों को, एथलीट्स को देखकर मेरा भी दिल करता है कभी कभी कि शायद मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ। मुझे फुटबॉल खेलने का थोड़ा बहुत शौक है और मुझे चित्राल वैसे ही बहुत पसंद है। अगर मैं आऊँ इनकेस तो आप मुझे फुटबॉल खेलना सिखा सकती हैं? जी अर्मिला, बिल्कुल, you're most welcome। आप आ जाएं और जो है हमारे साथ पार्टिसिपेट करें हमारे एक्टिविटीज़ में, एंड आई वुड लव टू कोच यू, एंड आई एम श्योर कि जहाँ वहाँ पे बच्चे हैं वो बहुत खुश होंगे आपके साथ इंटरेक्ट करके। ओके करिश्मा, आप हमारा प्राइड हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पे बात करके, एंड वी बिलीव जितनी लड़कियाँ देख रही हैं वो स्पोर्ट्स गर्ल्स बनना चाहती हैं, यूल बी देयर वन डे। करिश्मा सेड बस एफर्ट करते रहिए, कीप पुटिंग योर एफर्ट। यहाँ पे खुशी आपको जब एक्सरसाइज कराती है वो तो
करती नहीं आप हो फुटबॉल सकता है के मैं करती लिए। हूँ, हो सकता है मैं करती हूँ, you never know। हाँ चलें, बहरहाल अच्छा है इनकी विशेष, नियत की एक नेकी होती है इरादे की। क्योंकि फुटबॉल की बात हो रही है तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वबा की जो सूरत हाल है उसमें थोड़ी सी इजाफा हुआ है, उसमें खराब हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बोले भी क्या है, मतलब सुबह सुबह आप मुझे लगता है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इनको कॉफी ला के दे, मीनवाइल मैं जरा खुशी जानती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस में। अच्छा, खुशी हमारे साथ आ चुकी हुई है और हम ये बात आपको बताएंगे, इस पे हम हंस रहे हैं थोड़ी देर के बाद। खुशी वेलकम टू द शो। खुशी देख रही है आपस में लगे हुए, कैसी आप खुशी? ठीक ठाक है, वेलकम टू द शो। खुशी स्माइल करें, खुशी से बताएं हमें कि आप कैसी हैं। मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा खुशी, मुझे ये बताएं आज अब हमें एक्सरसाइज में क्या बताने वाले हैं? वेल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एब्स एक्सरसाइजेस। आई गेस यहाँ पर बेसिकली मिसकॉन्सेप्शन है कि एब्स का वर्कआउट करके हमारी बेली फ्लैट हो जाती है, बट इट्स नॉट ट्रू। इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। बेसिकली यू हैव टू डू फुल बॉडी वर्कआउट, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, बट फॉर लाइक मेजॉरिटी केसेस चाह रहे हैं कि हम कोर एक्सरसाइजेस करें क्योंकि उनको पसंद है, तो इसलिए आई डू फ्यू ऑफ द एक्सरसाइजेस जो आपके लिए इजी भी हो और जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू डू फुल बॉडी वर्कआउट्स एज वेल, क्योंकि आप डिसाइड नहीं करते वे यू लूज फैट। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन द फ्लोर। वन, ग्रैब योर लेग एंड ब्रीद आउट, ग्रैब योर लेग एंड ब्रीद आउट। वेरी इजी एक्सरसाइज। अगर उठ नहीं सकते तो लेग को ऊपर खींच लें या बेंड कर लें। और कितने रेप्स होंगे खुशी? 15 each side, 3 to 4 sets। सेकेंड एक्सरसाइज प्लैंक के साथ वेरिएशन करें तो आपका ज़्यादा बर्न हो सकता है, क्योंकि प्लैंक में आपकी कोर, शोल्डर, स्पाइन जो है एक्टिव होती है, फुल बॉडी हो जाती है। टैप, स्टमक टक्ड इन, हिप्स टाइट। अच्छा, प्लैंक को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन है खुशी, एक बड़ी कंफ्यूजन है मुझे कम से कम। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप प्लैंक्स कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि देयर शुड बी अ लिटिल कर्वी, यू नो, जिससे ज्यादा प्रेशर बने। तो इस पे क्या? उसमें नॉर्मली आपकी स्ट्रेट ही होनी चाहिए, बट मेक श्योर योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, योर ग्लूट्स शुड बी फील हो यहाँ पे आप। यस, stomach in होना चाहिए, it should be squeezed as well and hips should be tight as well. Activation muscles की important है साथ साथ। Okay, okay. ठीक है, and what is? So this is the last one. No, tap and tap. Knees पे भी आप आ सकते हैं जो beginners हैं। Stretch your arm forward, straight arm. Okay. Last exercise is wide leg sit-ups. Okay. Cross. और ये भी 15 each side है खुशी? Okay. This would be 10 to 12 each side. This is a bit difficult. And cross your torso, twist your torso and breathe out. Twist and breathe out. 15 to 20 repetitions each exercise. आप बढ़ा भी सकते हो, challenging अगर आप करना चाह रहे हो थोड़ा सा विद टाइम आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, सेट्स बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह इतनी अच्छी बहुत खुशी हुई है सुबह सुबह। सो आई होप आप एक्सरसाइज को एंजॉय किया आपने। फीडबैक देते रहा कीजिए और पूछते रहा कीजिए अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमारे पास एक और ट्रिब्यूट है जो हमने पेश करना है। बात करते हैं बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। आपको याद है ऐनक वाला जिन ड्रामा, उसकी कहानी भी लाजवाल थी, किरदार तो दिलों में रह गए, बचपन हमारा गुजर गया उसके साथ। हम आज बिल बतौड़ी की बात करें, नुसरत आरा साहिबा की, जो कि सीनियर आर्टिस्ट थी। उनके इंतकाल को आज 3 साल हो गए। वेलकम बैक वंस अगेन। आप एक्सप्रेसो देख रहे हो, हम कोल्ड किचन में आ चुके हैं और कोल्ड किचन में आज क्या है? शेफ नुमान। शेफ नुमान कैसे हैं आप? शेफ नुमान के अलावा शेफ नुमान आपके साथ क्या है? आपके अलावा जी आज आपके लिए फ्रेश कीवी मैजिक मोमेंट बना रहा हूँ। फ्रेश कीवी मैजिक मोमेंट, जादुई लम्हा। ये ड्रिंक भी कुछ ऐसी है मैजिक मोमेंट, मतलब कि जब आप इसका सिप लेंगे आपको स्वीट एंड सावर का टेस्ट भी आएगा, मतलब कि आपको मीठा भी लगेगा, आपको खट्टा भी लगेगा। जल्दी से और इसकी मैं रेसिपी बता देता हूँ। आपने फ्रेश कीवी ले लेनी है, उसको बाइट से उसको नीट कर लेना है, उसके बाद ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इनसाइड ले लेनी है आपने। कैमरे में दिखाओ ना। जी कैमरे में। और उसके बाद आपने इसको अपने जग में डाल लेना है। फिर आपने फ्रेश लेमन ले लेने 3, उसको सेंटर से स्लाइस करके बीच साइड पे करके उसको स्क्यूज कर लेना है, उसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। उसका जूस, शुगर नहीं ऐड करनी है हमने, लेकिन उसके लिए हम कीवी सिरप यूज करेंगे। कीवी सिरप की अपनी स्वीटनेस होती है, हालांकि फ्लेवर तो आ रहा होता है कीवी का, लेकिन स्वीटनेस के लिए वो आपने इसमें 30 ml अपने जग में डालें। 1 गिलास की रेसिपी बता रहा हूँ, 30 ml ये डाल लेना आपने, 1 कीवी आप डाल लेना फ्रेश। ठीक है,
लेमन लेके, कीवी लेके देन इसको ग्राइंड कर लेना। जी, इसके अंदर डाल के उसके बाद आपने सोडा ऐड करना है इसमें, जितना के मतलब के ऐसे तो 80 ml डलता है, आप इसको जल्दी से ग्लास में डालें। और आइस तो लाजमी है ना, आइस के बिना तो आपको पता है। मीनवाइल हमारे पास इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है, मयार का आलमी दिन, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो भी दुनिया भर के अंदर कंज्यूमर ओरिएंटेड चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें जो मयार है, बेहतरीन मयार है, उसको यकीनी बनाया जाए और कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस हवाले से। तो आज मयार का आलमी दिन है। तमाम कंज्यूमर्स अपने राइट के लिए बोला ज़रूर करें, कहीं पे कुछ खराबी लगे तो एक्सप्रेस किया करें। आज का दिन ये भी तकाजा करता है। हमने कहा कि इस हवाले से भी आपको बताएं। तो आज मयार का आलमी दिन है। और बस और मेरी ड्रिंक ट्रिब्यून पे ये ड्रिंक होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि देख लीजिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। हाँ, पोल की बात करनी है। और हमने जो अनाउंस किया था उस पोल का रिजल्ट आ चुके हैं और 67% लोगों ने कहा है नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ 31% कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कर सकती है। ये नजर आता है कि लोगों में थोड़ी मायूसी है। 67% लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट महंगाई के जो जिम्मेदारान हैं उनका तायुन नहीं कर सकती। 31% लोग कहते हैं कि कर सकती है और सिर्फ 2% कहते हैं कि सानू नहीं पता। अच्छा, एक और बड़ी पॉइंट बात है, ये नंबर जो व्हाट्सएप का आपके सामने फ्लैश हो रहा है हमारा, ये नंबर हमने आपको पोल के लिए फिल वक्त दिया है। बहुत सारे लोगों में वीडियो कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सप्रेसो टीम 24/7 काम कर रही होती है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। हम इंशाल्लाह जरूर इंटरेक्ट करेंगे, आपको मुकाबले का भी मौका देंगे, शामिल भी करेंगे। लेकिन आप थोड़ा अभी सब्र करें, व्हाट्सएप नंबर पे अपने मैसेजेस भेजें। अभी हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। और शबनमान हमारे पास आइस ऐड की थी और दैट्स वी आर डन विद इट। लास्ट आइस ऐड करके आपने ब्लेंड कर देना, लेकिन ब्लेंड भी नॉर्मल करना है कि मतलब कि हाफ आइस क्रश हो जाए इसके अंदर, हाफ क्यूब में रहे, क्योंकि उससे फिर ये कीवी के जो अंदर चंक्स है ना वो नजर आएंगे। ठीक है, रहने चाहिए। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।